Hello dear students, in our today's class we are going to discuss about the banking of road. What is the banking of road and what is effects on the maximum speed of the vehicle and why banking is the necessary. This all we are going to discuss in our today's class. Okay, so let's start. आप इससे पहले हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देखें. जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आपको पता है देयर इज ए फोर्स दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स that is always acting towards the center of the circle. जिस भी सर्कल पाथ में मूव करेगा तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है towards the center वो काम करेगा, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स से काम क्या करता है, वो टर्न ले लेता है, स्किड नहीं होता. अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स कम हो व्हीकल के टायर्स के बीच में, रोड के बीच में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, और अगर व्हीकल अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, तो ओवर स्पीडिंग के कारण क्या करता है, वो स्किड हो जाता है, टर्न नहीं ले पाता. अगर हम ये चाहें कि टर्न जब हम लें हमारी स्पीड डिक्रीज ना हो, हम मैक्सिमम स्पीड से निकल जाएं, तो हमारे पास क्या वे है, कैसे हम कर सकते हैं. तो उसका एक जो वे था वो ये था कि हम रोड को बैंक कर दें. तो बैंकिंग क्या है वो हम देखते हैं. देखिए बैंकिंग क्या है एक्चुअली, जैसे नॉर्मली आपका ये रोड है, इस प्रकार से कर्व रोड में इसको कंसीडर कर लेता हूं. तो बैंकिंग में क्या होता है, रोड का ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, ग्राउंड लेवल ये इस प्रकार से, दिस इज द ग्राउंड लेवल. बैंकिंग में क्या करते हैं, इनर पार्ट को आउटर पार्ट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रेज कर देते हैं. तो इसको हमने ऐसे रेज कर दिया. लेट्स कंसीडर इट इज रेज्ड बाय द हाइट h. सो व्हाट इज द बैंकिंग? बैंकिंग इज द रेजिंग ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द इनर पार्ट. दिस इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ द रोड. कंसीडर कर लेता हूं, थीटा एंगल के ऊपर हमने रेज किया है. ओके, अब यहां पे हमने कंसीडर किया हमारी कार है. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जब हमारी कार है तो इस कार के ऊपर जो वेरियस फोर्सेस लगने वाले हैं वो फोर्सेस क्या क्या होंगे वो हम देखने वाले हैं. इसको मैं नाम दे देता हूं O, इसको बोल देता हूं A, और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं B. ओके, तो कार पे आपको पता है सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो होगा कार का खुद का वेट, mg. 1 by 1 करके लिखते रहते हैं. हम लिखते हैं वेरियस फोर्सेस, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार और एनी व्हीकल, जो भी आप लेते हो, मैं कार कंसीडर कर रहा हूं. नंबर 1 क्या है, वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार. और किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो एरो मार्क आप ऐसे लगा देंगे, वेट ऑफ कार वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, नंबर 1. नंबर 2, वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगी. तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर होती है, जो भी सरफेस है उस सरफेस की नॉर्मल होती है. कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, mg है, mg के अपोजिट में r ऐसे कर देंगे, जो गलत है. कैसे होती है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस हमारा OA है तो OA की नॉर्मल r, तो क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर किसके है, ये परपेंडिकुलर टू OA, OA सरफेस के परपेंडिकुलर, इस बात को ध्यान रखना है. और थर्ड, तीसरा जो इंपॉर्टेंट भी है यहां पे, वो कौन सा है, ये सड़क है, रोड है, कार के व्हील्स हैं, टायर्स हैं, टायर्स के बीच में, सड़क के बीच में फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे. अब क्योंकि कार इस प्रकार से दौड़ती हुई आ रही थी तो इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मोशन की इनर्शिया होते हैं ना, तो उसमें जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, स्पीड के कारण वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है. इनर्शिया क्या करता है, कार ऐसे आ रही थी और आपने ऐसे बेंड करने की कोशिश की, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की टेंडेंसी ये है कि कार ऐसे स्ट्रेट ही जाए. तो मतलब यहां से कार ऐसे टर्न लेने की कोशिश कर रही है, बट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या की टेंडेंसी क्या है कि कार ऐसे बाहर की तरफ जाए. मतलब कार पे फोर्स किधर लग रहा है, टर्न इधर होना है, ये सेंटर है, कार पे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड. आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, इनवर्ड लगता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अलोंग द रोड, ये रोड है तो रोड के अलोंग हो जाएगा ये, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तो थर्ड फोर्स हमारे पास लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग रोड, अलोंग रोड. और किधर लगेगा ये लगेगा टुवार्ड्स सेंटर, जिस भी सेंटर, जो सेंटर है, जैसे टर्न हो रहा है इधर सेंटर है तो इधर लग रहा है. ओके, अब यहां से आप कुछ ध्यान देंगे, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको सोचने हैं. अब ये देखो कार यहां है, सड़क पे आपकी कार है, रोड के ऊपर आपकी कार है,
तो क्या आपकी कार ग्राउंड में चली जाती है या हवा में फ्लाई करती है? तो आप देखते हो ना तो उड़ती है और ना ग्राउंड में डंप होती है और ना ग्राउंड में धसकती है। मतलब क्या वो ग्राउंड में बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ जरूर प्रेजेंट है। इसका एक जनरल एग्जांपल लो कि देखो सपोज को इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, इधर इसको फोर्स मिल ही नहीं रहा है या कम मिल रहा है, तो क्या होगा? जैसे दलदली जमीन होती है, मड्डी ग्राउंड है, मड्डी ग्राउंड में आप अपनी कार को खड़ा करो, चलाने की कोशिश करो, क्या पॉसिबल है वहां पे चला पाओगे? आप देखते हो जब जैसे ही मड आता है, आप हो या आपकी कार हो, मड में से नीचे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट की टेंडेंसी है कि नीचे की तरफ जाए, बट अगर इसको ऊपर की तरफ बैलेंस करने वाला कंपोनेंट नहीं होगा तो जाएगा ही जाएगा नीचे, जैसे मड में होता है। बट सड़क में ऐसा नहीं होता, सड़क इसके ऊपर क्या करेगा? अपवर्ड एक फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है, तो इसका एक मतलब स्पष्ट यहां से पता चला क्लियरली कि इस रिएक्शन का कोई ना कोई कंपोनेंट इधर जाएगा, कंपोनेंट इधर जाएगा। कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, mg के कंपोनेंट्स बना के और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो काफी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है और फाइनल रिजल्ट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान दें जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि mg को बैलेंस करने वाला कोई कंपोनेंट होना चाहिए, तो वो इधर क्या हो जाएगा? r। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ज्योमेट्री में क्लास 10th में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। ये r है तो कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर जाएगा, वो हो जाएगा r sin थीटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? r के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, दो कंपोनेंट बने, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा। आल्सो आप ही देखिए, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हुआ? थीटा हुआ। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के भी कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। एक कंपोनेंट इधर आ गया F cos थीटा और इधर आया F sin थीटा। ओके, तो यहां पे हम लिख लेते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ R। एक कंपोनेंट है R cos थीटा, R cos थीटा mg के अपोजिट है, अपोजिट टू mg, या बोल लेंगे वर्टिकली अपवर्ड। किधर है? वर्टिकली अपवर्ड है। और दूसरा है R sin थीटा। R sin थीटा किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ठीक है। अब फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स के भी कंपोनेंट बनाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स से कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगे? अंधेरा हो गया ना रूम में, थोड़ा थोड़ा लाइट कर देते हैं रूम में। लाइट चली गई है ना इस टाइम पे, तो बाहर की लाइट ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए अब हमें किसके कंपोनेंट लेने हैं? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा F sin थीटा, पहला कंपोनेंट, या लिख देता हूं इधर ही, F sin थीटा किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, तो लिख देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड। और दूसरा F cos थीटा, दूसरा क्या हुआ? F cos थीटा टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर लिख देंगे इसको। तो ये हमारे पास हो गए हैं। अब हम इन सभी फोर्सेस को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कार पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, यहां पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको सोल्व करते हैं। तो यहां से हम क्या देखते हैं? अपवर्ड फोर्स है R cos थीटा, डाउनवर्ड है F sin थीटा एंड mg, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? एज देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई किसी प्रकार का मोशन नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो R cos थीटा है दैट इज इक्वल टू, R cos थीटा इज इक्वल टू F sin थीटा प्लस mg, F sin थीटा इज इक्वल प्लस mg। अब क्या करेंगे? लिख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। R cos थीटा इज इक्वल टू F को हम लिख सकते हैं म्यू R
साइन थीटा प्लस mg। अब मैथमेटिकल काम बच गया ओनली, ज्यादा सोचने वाला काम है नहीं। इसको रीअरेंज करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, r में यहां से कॉमन निकाल लूंगा, ये बचेगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। और यहां से r की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे उसको सोल्व किया हमने, तो ये निकल के आया कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इतनी आने वाली है। ठीक है, अब हम क्या करना है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहे थे, दो फोर्स r sin थीटा और r cos थीटा, r sin थीटा और f cos थीटा, ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं। और इन फोर्सेस के कारण क्या होता है, सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रहा है ये। तो आपको पता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आल्सो, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आल्सो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा r sin थीटा प्लस f को हम लिख सकते हैं म्यू r cos थीटा, r कॉमन निकालेंगे, यहां से आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ओके, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 से जो r की वैल्यू थी वो इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। यहां से अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं और इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, देखिए 2 में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मिल रहा है mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। इस r की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा mg डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और इनटू आ रहा है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके, मास कैंसिल मास। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं ताकि जो फॉर्मूला मिले अच्छे से याद कर सकें उसको हम। तो इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दो, कोस से डिवाइड कर दो। कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मीनिंग, या आप ऐसे करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बजाय यहां से इसमें से कोस पार्ट आना, इसको कॉमन निकाल लो, यहां से कोस को कॉमन निकाल लो, इसमें से भी कोस को कॉमन निकालो। इसमें से जब आप कोस को कॉमन निकालोगे तो कोस को निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन बाई कोस, तो ये आपके पास मिलेगा टेंजेंट थीटा प्लस यहां से कोस कॉमन निकाला आपने म्यू और इनटू यहां पे क्या बचा आपके पास कोस थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से कोस कंपोनेंट निकालोगे तो 1 माइनस म्यू और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा और ये क्या हो गया कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ। किसके बराबर था ये, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर था। मुझे वेलोसिटी निकालनी थी तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ r को उधर ले जाऊंगा, इसके साथ g भी था ना, g तो हो जाएगा g r और ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। इतनी वेलोसिटी से आप बैंक रोड को क्रॉस कर सकते हो। बैंक रोड को इतनी वेलोसिटी से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक इमेजिनेशन लेते हैं। सपोज करो अगर हम ये किया टोटल हमने और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन हमारा क्या था, जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो, जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को कभी आप जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो बट जीरो नहीं कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं फिर भी अगर म्यू की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाए तो क्या हो, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, इफ म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, तो म्यू की वैल्यू अगर आप जीरो कर दोगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहां ये जीरो हुआ ये जीरो हुआ तो जी आर टेंजेंट थीटा। क्या मिला हमें, जी आर टेंजेंट थीटा। मतलब अगर सरफेस फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो भी आप इस वेलोसिटी से क्रॉस कर सकते हो। इसको कंपेयर करो आप विदाउट बैंकिंग। विदाउट बैंकिंग आप इस प्रकार से रोड निकाल रहे थे, बैंकिंग नहीं था, तो जो v का फॉर्मूला आपके पास आया था विदाउट बैंकिंग में, v का वो किसके बराबर आया था, वो आया था रूट ऑफ म्यू जी
आर, और इस केस में सपोज करो अगर म्यू 0 होता तो क्या आप रोड को क्रॉस कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। जैसे आप टर्न करने की कोशिश करते आप स्किड हो जाते विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी बैंकिंग करके हम इतनी स्पीड से उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए जब भी रोड बनाए जाते हैं, हाईवेज बनाए जाते हैं, तो उनका जो आउटर पार्ट होता है उसको हमेशा बैंक किया जाता है, मतलब आउटर पार्ट को हाइट में रखा जाता है ताकि जो जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं वो मैक्सिमम स्पीड से उसको क्रॉस कर पाए। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने का भी तरीका है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी है उसको बाहर ले जाने की, सेंट्रीपिटल की टेंडेंसी है अंदर ले जाने की। तो अब बैंकिंग करने के कारण हमें क्या हुआ, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लेके आ रहा है और एक जो बैंकिंग किया उसने और ज्यादा फोर्स दे दिया, तो इससे सिर्फ स्किडिंग के चांसेस है वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, आप ये कहो कि बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, तो यहां पे इस प्रकार से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, v इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा और ज्यादा अच्छे से याद करो तो इसको ऐसे भी स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, दोनों स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। यहां से एक बात और भी अगर आप ध्यान दें, ये थीटा है, ये यहां से लेकर यहां तक रोड की विड्थ है, ये रोड की क्या है, विड्थ है, ये हाइट है, तो थीटा किसके बराबर है? यहां से अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालने की कोशिश करूं, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस, इसको मैं लिख सकता हूं h डिवाइडेड बाई बी, h डिवाइडेड बाई बी, वेयर h इज द हाइट, बैंकिंग कितनी है, b क्या है, विड्थ ऑफ द रोड। तो मैं इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा h डिवाइडेड बाई बी। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फॉर्मूला आपको काम आ सकता है, जहां से आपसे पूछ सकता है कि कितना हम बैंक करें या रोड की विड्थ कितने करें, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछे तो ये फॉर्मूला आप उसके अंदर लगा लेना। ओके, ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगा कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होने वाली है वो किस पे डिपेंड करेगी, जी तो कांस्टेंट है, जी पे करेगी नहीं, आर एक तो रेडियस पे, रेडियस जितनी ज्यादा बढ़ाओगे बी उतनी ही ज्यादा होगी। रेडियस बढ़ाने का मतलब है कि टर्न में शार्प ना करूं, धीरे धीरे करके ऐसे करके टर्न किए जाए, तो आपने हाईवेज के टर्न देखे होंगे कभी भी शार्प नहीं होते, बहुत दूर से करके टर्न लिए जाते हैं। ओके, दूसरा टेंजेंट थीटा, बैंकिंग के वैल्यू बढ़ा दूं मैं, ज्यादा बैंक रोड को कर दूंगा, तो भी अगर मान लीजिए मैं किसी कारण से आर को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूं, जगह मेरे पास कम है टर्न करने के लिए, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो बैंकिंग का एंगल था उसमें उस एंगल को बढ़ा दूं, तो ज्यादा बैंकिंग कर दूंगा मैं, तो उसके कारण भी क्या होगा, हम ज्यादा वेलोसिटी से वहां से क्रॉस कर सकते हैं। ओके, तो ये बैंकिंग की प्रॉब्लम थी, और इसको आप मैच करके देखना थोड़ा सा विदाउट बैंकिंग रोड के साथ, तो यहां से आपको अनुमान लग जाएगा कि बैंकिंग में विदाउट बैंकिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है।